Now student, we are going to discuss section number 2 of paper number 2 of JEE Advanced Examination 2023. क्लियर? तो ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में आपसे क्या पूछा गया? इस सेक्शन में आपसे पूछा गया बेटा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस. क्लियर? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इस सेक्शन में आपसे ओनली 3 क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 7, बट चूंकि मोर देन वन करेक्ट है तो यहाँ पे पार्शियल मार्किंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है. क्लियर? सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक कॉन्सेप्ट. आइए देखते हैं बेटा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं. क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये आपका रिलेटेड है ऑप्टिक्स वाले पार्ट से. इसको हम थोड़ा सा हम ये बात कर सकते हैं वेव ऑप्टिक्स की साइड थोड़ा इंक्लाइन है, लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पे जो ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट है वो पूरे यूज करेंगे. जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह की बात करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे. आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे डील किया जाए. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली. मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d as shown in figure. The refractive index of glass slab increases from n1 to n2 over the height. जैसे जैसे यहाँ पर हाइट चेंज होती जाएगी तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से n2 की तरफ क्या हो रहा है बेटा, चेंज होता जा रहा है. साथ साथ में ये भी बोला है कि जब ये n1 से n2 की जब हम बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ तक क्लियर है? नाउ हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें से कौन से ऑप्शंस जो है इस करेस्पॉन्डिंगली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है. ठीक है, आइए देखते हैं बेटा. जैसे समझो, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाता हूँ. जैसे मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, प्लेन वेव फ्रंट होंगे. और प्लेन वेव फ्रंट हमेशा इस तरह से होंगे कि वो इसके परपेंडिकुलर होंगे. ये आपको क्लियर है? क्लियर. अब आप एक समझो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके बनाता हूँ तो आई थिंक ये आपके लिए और ज़्यादा क्लियर रहेगा. ध्यान से समझिएगा बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं क्लियर करूंगा आपको. यस, यहाँ समझो. जैसे मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना, जो हमारी ग्लास स्लैब है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए. लाइक दैट, दिस वन, दिस वन. क्लियर? नाउ ये हमारी जो है बेटा ये थिकनेस दी है. हम यहाँ पर लेके चलते हैं 2 पॉइंट. मान लेते हैं बेटा एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा A है, ये हमारे पास क्या है बेटा B. क्लियर? इन दोनों के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज व्हाट H, ये ऑलरेडी गिवन है. इस वाले पॉइंट पर जब हम भी बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n1 गिवन है. यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, इट विल बी n2. यहाँ पर n2 है. क्लियर? यहाँ पे n2 है और यहाँ पे n1 है. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझना. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेसिक लॉजिक की बात करता हूं कि मुझे क्वेश्चन में अगर ऐसा दे देते हैं कि जो n2 है वो ग्रेटर देन n1 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम होगी. यस और नो? क्लियर? चलो ये हमें बेसिक आइडिया तो लग गया, लेकिन मैं यहाँ पर पहले ये जानना चाहता हूँ बेटा कि अगर कोई वेव फ्रंट यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट था, अगर वो वेव फ्रंट अगर मान लो यहाँ एंटर करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, पहले हम ये जानना चाहते हैं. क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट ऑन ए. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ए के ऊपर जो वेव फ्रंट ने कितना टाइम लिया टू रीच एट द एंड, मतलब एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. कैसे निकालेंगे आप खुद सोच के बताओ. अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि वो टाइम t है, थोड़ा सा स्पेस मेरे को यहाँ चाहिएगा इसलिए मैंने यहाँ पे रहने दिया. वो जो टाइम t है कैसे आएगा बेटा, आप खुद सोचो. डिस्टेंस कवर्ड कितना है d. अच्छा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, स्पीड कैसे निकालोगे. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. आपको मीडियम चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, C/n1. यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे बेटा, इट विल बी इक्वल टू वी कैन से n1 d/c. ये वो टाइम है जो हमारा कोई भी वेव फ्रंट A से लेकर के इसके एंड तक जब पहुँचता है तो उसको कितना टाइम लगता है. क्लियर? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि सेम टाइम के अंदर जो वेव फ्रंट है जो कि B पर था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. यस.
और आपको ये भी क्लियर है कि ये वेव फ्रंट अगर मान लो यहाँ पे आता है, क्योंकि डिस्टेंस तो कम चलेगा, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ तक क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। क्लियर? तो मान लेते हैं बेटा बी है, मान लेते हैं इस पॉइंट को सी दे देता हूँ, मान लो इसको मैं डी दे देता हूँ। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ बीसी डिस्टेंस कितना कवर हुआ। क्लियर? सो बीसी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो स्पीड इसकी कितनी होगी, सोच के देखो। स्पीड हो जाएगी यहाँ पर c/n2। क्लियर? और हम सेम टाइम के अंदर बात करना चाह रहे हैं, तो सेम टाइम में मतलब यहाँ पे हो जाएगा n1 d/c, c से c कैंसिल, यहाँ से आगे मेरे पास d n1/n2। ठीक है, ये d n1/n2 जो है ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? bc। क्लियर? bc, तो bc की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। क्या मैं अब ये जान सकता हूं कि रिमेनिंग डिस्टेंस ये cd कितनी है? क्या मैं ये पता कर सकता हूं? यस। तो cd का वैल्यू जो है वो कितना आएगा बेटा? ये हमारे पास d है, d में से bc को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो d माइनस यहाँ पे bc कर देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि d माइनस d n1/n2, इतनी डिस्टेंस रिमेनिंग रही। क्लियर? जब इतनी डिस्टेंस रिमेनिंग है तो यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा d 1 माइनस n1/n2। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी CD की। अब आगे ध्यान से समझना बेटा, जब ये CD डिस्टेंस रही थी तब A पे जो वेव फ्रंट है वो यहाँ तक पहुँच गया, एंड तक। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से लेके C से लेके D तक किसी भी वेव फ्रंट को आने में कितना टाइम लगेगा? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है बेटा? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 4CD? ठीक है, इधर लिख रहा हूँ। अगर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 4CD? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास है, स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? d1 माइनस n1/n2। सो ये हो गया मेरे पास d1 माइनस n1/n2। ये तो डिस्टेंस हो गई। मुझे टाइम चाहिए, वो टाइम कैसे आएगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? c डिवाइड बाई, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? सोचो कितना है बेटा? n2। नाउ आई एम राइटिंग दिस इज n2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? नाउ d n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा बेटा c/n2। n2 से n2 को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू d/c n2 माइनस n1। ये क्या आ गया? ये वो टाइम आ गया जो हमारी ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। इसको अगर आप चाहो तो t2 नाम दे दो। सो t2 इज इक्वल टू d/c n2 माइनस n1। ये वो टाइम है बेटा जो, यहाँ समझो, ये वो टाइम है जब कोई वेव फ्रंट C से D पे आएगा। तब मुझे बताओ एट द सेम टाइम ये वाला वेव फ्रंट भी तो आगे बढ़ेगा। यस और नो? तो क्या अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जब वो C से D आया था, तो अगर मान लो मैं इसको E कह देता हूँ और इसको F कह देता हूँ, तो ये EF डिस्टेंस कितनी होगी? क्या मुझे पता लग सकता है? यस और नो? अगर C से D वो पहुंचा तब तक ये E से F पे कहीं पहुंचा होगा। यस। अब मैं EF कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो EF की जो डिस्टेंस है ये कवर्ड क्या आएगी बेटा? पहले उसकी क्या आती है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम तो हमारा यही रहेगा d/c n2 माइनस n1। उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? अब समझना, अब वो बाहर आ चुका है, अब वो ग्लास स्लैब में नहीं है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा? ट्रेवल। C से C को कैंसिल कर दो, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये मेरे पास आगे बेटा n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड विद d। यहाँ तक क्लियर? अब इसको ऐसे समझो कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास ये क्या है बेटा? n2 माइनस n1। अब जब यहाँ पर वेव फ्रंट यहाँ है तो इसका वेव फ्रंट तो यहाँ है बेटा, इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वेव फ्रंट जो है सारे के सारे ऐसे आएंगे जो कि पैरेलल होंगे। क्लियर? तो अगर मान लो मैं इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये इसका क्या हो गया बेटा? हॉरिजॉन्टल। मान लो ये एंगल थीटा है, मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें कितना दिया है? आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज व्हाट h। क्या यहाँ से हम tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। tan थीटा इक्वल टू व्हाट? n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? h। यस और नो? tan थीटा ये हो गया। अब आइए बेटा ऑप्शंस को चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। इट विल डिफ्लेक्ट अप बाई एन एंगल, दिस वन नो, गलत है। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा? देखो n2 माइनस n1 d/h। देखो क्या यही बात थी बेटा? अब तो क्यों होगा? ये तो आपको क्लियर ही है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट?
टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा n2 माइनस h1 n2 माइनस n1 डिवाइड बाई h। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, डन। तो ये हो गया हमारे पास एक तो ये। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शंस पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं, मतलब बी तो मेरा क्लियर है। अच्छा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये तो गलत है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। करेक्ट है बेटा, क्यों? क्योंकि जो डिफ्लेक्शन एंगल की हमने बात की है, यहाँ समझो, ये केवल n2 माइनस n1 पे डिपेंड कर रहा है, केवल n1 और n2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, उन दोनों के सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ये भी हमारा करेक्ट है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करना चाहे तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे बेटा? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, यस, देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट हमने लगाया, दोनों पे पहले टाइम कैलकुलेट किए, डिस्टेंस कवर किए, वेव फ्रंट को आगे बढ़ाया, वहाँ पे एंगल निकाला, सारी चीज़ें करी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना कंसंट्रेशन फुल रखना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, आई कैन से, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, और यू कैन से मॉडरेट टू डिफिकल्ट, है ना, बट डिफिकल्ट की साइड ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि जनरल स्टूडेंट जो है उनके एग्जाम में स्पेशली उनको एक फियर होता है कि मेरे और भी क्वेश्चन है, मुझे और करने हैं, ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं ये भी सही है या नहीं है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो आई विल से बेटर डू इट एट द एंड। अगर आप लेकिन वेव ऑप्टिक्स और इस टाइप की कोई प्रॉब्लम अगर आपने पहले की हुई है तो डेफिनेटली आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। सो आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 टू दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेक्शन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो बेटा आपका रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक एनुलर डिस्क आपको प्रोवाइड की गई है जिसका मास कैपिटल M है एंड इनर रेडियस स्मॉल a प्रोवाइड की है और आउटर रेडियस आपको प्रोवाइड की है दैट इज स्मॉल b। क्लियर, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, और ये जो इम्पल्स है इसका वैल्यू जो है वो है हमारा z0, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमें बोला है कि ये जो हाइट है बेटा, ये हाइट h इक्वल टू अगर hm है तो उस केस में हमें ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं बेटा किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर ये एनुलर डिस्क है जिसकी इनर रेडियस आपको a गिवन है और आउटर रेडियस आपको b गिवन है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास क्या बेटा, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्लियर, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं अप्लाई कर देता हूँ एंगुलर इम्पल्स, व्हाट आई एम राइटिंग एंगुलर इम्पल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, पहले मैं J नॉट मल्टीप्लाई H, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, I सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड विद ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, J नॉट H डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया बेटा ICM। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ व्हाट अबाउट द लीनियर इम्पल्स, क्लियर, लीनियर इम्पल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, या सिंपल लिख दो लीनियर इम्पल्स। क्लियर, सो अगर मैं यहाँ पे लीनियर इम्पल्स की बात करता हूँ तो लीनियर इम्पल्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो Z0 तो एक इम्पल्स लग रहा है, ठीक है, ये Z0 इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा P। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर ये v वेलोसिटी से आगे मूव करना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है जब ये इम्पल्स लगेगा तो ये जो एनुलर रिंग है ये आपका जो रोलिंग भी करेगी एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी। तो मैं यहाँ से इसको लिखूंगा Z0 इक्वल टू, इसका मास कैपिटल M दिया है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 - 0। क्लियर, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम v की बात करेंगे देन वी कैन राइट J0 डिवाइड बाई M। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज समझो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, व्हाट इज दैट हिंट, यहाँ पे आपको बोला है कि द डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी डिस्क अगर विदाउट रोलिंग अगर स्लिप करती है तो यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हाट इज द कंडीशन वी हैव डायरेक्टली क्लियर, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, बट बेटा r क्या लेंगे, r होगी यहाँ पर रेडियस दैट इज आउटर रेडियस b, सो b और यहाँ पे हो जाएगा इसका ओमेगा। तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन आ गया आपका ओमेगा का, इट विल बी इक्वल टू v बाई b। अब v का वैल्यू कितना होगा बेटा, इट विल बी Z0 बाई M। सो ओमेगा इक्वल टू यहाँ हो गया Z0 डिवाइड बाई
एम बी। बोलो यहाँ तक क्लियर, जेड नॉट बाई एम बी। अब ये हमारा ओमेगा हो गया, क्लियर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है आगे वो समझते हैं। तो अलग अलग जो हमारी कंडीशन गिवन है क्वेश्चंस में उनसे डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका ध्यान आपका जो कंसंट्रेशन है वो सी पे ले जाना चाहूँगा। सी पे बोला है कि अगर h इक्वल टू एच एम है तो इस कंडीशन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनर रेडियस। यस बेटा सही बात है। अगर h इक्वल टू एच एम, ये जो h है ये अगर एच एम के बराबर है तो इस कंडीशन में अगर मैं ओमेगा की बात करता हूँ तो ओमेगा जो है वो केवल और केवल b पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका a पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन तो सही हो जाता है, क्लियर। अब ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। जब आपका बोला है कि फ्रिक्शन अभी भी प्रेजेंट है और यहाँ पर a टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब जो इनर रेडियस है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या रह गया, केवल केवल आउटर रेडियस रहेगी। और अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, आप खुद सोच के देखो बेटा, यहाँ पे समझो। अगर मैं a 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर ये a 0 हो जाता है इसका मतलब ये एनुलर रिंग मेरा अब डिस्क में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। जब ये डिस्क में कन्वर्ट हो गया तो व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाता है हमारा आईसीएम। मैं अब फर्स्ट वाले ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। जब मेरा a टेंडिंग टू 0 है उस केस में मेरा आईसीएम जो हो जाएगा इट विल बी mb स्क्वायर बाई 2, यस और नो। mr स्क्वायर बाई 2 होता है, ये हो गया। तो यहाँ पर ओमेगा के साथ अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें इट विल बी जेड नॉट बाई एच, यहाँ पर आना चाहिए बेटा mb स्क्वायर बाई 2। अब आप देखो ये ओमेगा, एक ओमेगा ये भी तो है, तो यहाँ से इसको इसके बराबर पुट कर दो जेड नॉट बाई mb। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया, जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है h इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू b बाई 2। देखते बेटा क्या ऑप्शन में भी हमें ये गिवन है। आइए तो यहाँ पे देखो, जब a टेंडिंग टू 0 तो hm इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू b बाई 2। अब आप बोलोगे सर वो तो h है, तो बेटा h इक्वल टू hm दिया है ना, तो इसको हम hm भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, ठीक है। देखो बी में क्या दिया बेटा, a जब टेंडिंग टू b है तो इस केस में हमारा hm b के बराबर है। अब समझना, जब a b के बराबर हो जाए इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर केवल रिंग रह जाएगी। यहाँ पे क्या था बेटा, डिस्क था, ठीक है। जब a टेंडिंग टू b हो जाता है इसका मतलब रिंग हो गया, तो हमारा जो आईसीएम है नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू mb स्क्वायर, क्लियर, mb स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू वॉट, ये हो गया हमारा जेड नॉट एच ओवर हमारे पास हो गया बेटा mb स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे हो गया ये mb स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओमेगा हो गया। अब इस ओमेगा को यहाँ पे पुट करो बेटा इसके बराबर जेड नॉट डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया बेटा mb, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया h इक्वल टू बी। क्या हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, करेक्ट, ठीक है। लास्ट हमें दिया फॉर म्यू इक्वल टू 0, मतलब अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहा, तो उस केस में ये बोला है कि h भी 0 हो और म्यू भी 0 हो, तो इस केस में हमें बताना है कि व्हील हमेशा स्लाइड करेगा विदाउट रोलिंग। आइए देखते हैं। अगर मैं सी वाले ऑप्शंस की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, सी वाले ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कहाँ गया ये वाला, अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है कि अगर h 0 है तो मुझे बताओ ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, यस और नो। जब मेरा h अगर 0 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब ओमेगा की वैल्यू 0 है और अगर मैं v की बात करता हूं तो v तो है वो h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा v जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब जब मेरा h 0 हो जाता है और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट नहीं है, एट दैट केस आई कैन सी कि एंगुलर वेलोसिटी तो 0 हो गई बट लीनियर वेलोसिटी अभी भी 0 नहीं हुई। तो अगर हमारे फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो यस, हमारा जो व्हील है केवल वो स्लाइड करेगा, वो रोलिंग नहीं करेगा, क्लियर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है बेटा, ए बी सी डी, मतलब चारों के चारों जो है वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट। क्लियर टू एवरीवन, फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। आइए इसके एनालिसिस की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन तो है ही, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्या मतलब, हाँ आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए और प्योर रोलिंग की कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन इजी टू मॉडरेट, क्लियर, और आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 और सेक्शन 2 का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें क्वेश्चन दिया है और
देखते हैं बेटा कि क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एसोसिएटेड है एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपागेटिंग इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फाइन, हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्चुअली फॉर्म ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस की इक्वेशन तो आपको प्रोवाइड की है, बट हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अभी नहीं दी, बट हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं बेटा, चलो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन आपको पता होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं बट दे आर इन द सेम फेज, तो मतलब अंदर का जो ये टर्म है बेटा ये सेम रहने वाला है। क्लियर। पहले हम Bx को चेक करते हैं। तो Bx कैसे आएगा बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा Ex ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से। Ex हमारा कितना बेटा, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर x का जो कंपोनेंट है वो 60 है, मैक्सिमम कंपोनेंट, हम यहाँ पे मैक्सिमम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम कंपोनेंट है। तो 60 डिवाइड बाई ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर। सो इट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये हमारा टेस्ला। इसका मतलब मेरा ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तो मेरी सही आ रही है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि वो अपोजिट फेस में होगा। क्लियर। और अंदर देख लेते हैं 2π5 इंटू 10 टू द पावर t, यहाँ पे माइनस हो गया, ये करेक्ट है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बी वाई की बात करता हूँ, तो बी वाई के अंदर जो मैक्सिमम यानी उसकी जो पीक वैल्यू वो अगर हम कैलकुलेट करें, तो ई वाई डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया बेटा सी। अच्छा, ई वाई की बात करते हैं। ई वाई कितना आएगा, देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितना 30 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो वी कैन राइट लाइक दिस 10 इंटू 10 टू द पावर -8, इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। क्या 10 टू द पावर -7 टेस्ला दिया, नहीं, ये हमारा रॉन्ग। क्लियर। अब इसमें बोला है कि ये जो वेव है अगर ये पोलराइज्ड हो जाती है तो पोलराइज एंगल 30 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस। तो आपको भी पता बेटा जब पोलराइज हो जाता है तो हम वहाँ पे ब्रूस्टर एंगल का यूज कर सकते हैं। सो देन वी कैन राइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय 10 IP। क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको पता ही होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय दैट इज C/V। C का वैल्यू तो ये है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ये कैलकुलेट करना कि V क्या है। अच्छा, V कैसे आता है बेटा, आपको भी पता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो V कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, V को लिख देते हैं बेटा ओमेगा बाई के। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो आप इसको ये लिख दो 2π/t। ये आप जानते हैं वेव नंबर होता है 2π/λ, लैम्बडा बाई टी। वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो ओमेगा है और के है उसकी वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ। क्लियर। अब समझना यहाँ पे बेटा अगर मैं ओमेगा की बात करता हूँ, देखो 2π इसके साथ भी आएगा 2π इसके साथ भी आएगा, तो लेने से मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ये होता है ओमेगा टी प्लस kx/y/z जो भी है। तो ओमेगा कितना बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 14। सो आई कैन राइट लाइक दिस 5 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइड बाई, अच्छा k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू है हमारा 10 टू द पावर 7/3। क्लियर। सो इट विल बी 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3। यहाँ से हमारे वैल्यू आ जाएगी बेटा 15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। क्लियर। यहाँ से कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, ये हमारे पास आ गया बेटा मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है। 5 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 7 ये हो गया, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 7 ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट 15 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास आएगा, इट इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो क्या ऑप्शंस में यहाँ पे 2 है बेटा, है। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि पोलराइज एंगल निकालना है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 आ गया, दिस इज व्हाट 10 IP। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो पोलराइज एंगल है दिस इज व्हाट 10 इनवर्स 2, तो यहाँ पे तो 30 डिग्री दिया है। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग। क्लियर। सो कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एनालिसिस वाले पार्ट की, तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बस इन्होंने आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा करवा दी, जहाँ पे ये वेव वाले पार्ट को इन्होंने ऐड कर लिया, जो मैकेनिकल वेव में हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर। बट आई विल से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इजी बिकॉज जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 2 ऑफ पेपर नंबर